नमस्कार साथियों। जीएस ऑनलाइन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि क्विक बुक की समरी का जो भारत में यूरोपियों का आगमन है वो। तो आधुनिक भारत में तीसरा लेक्चर है। जो एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का है वो अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके हाईलाइटेड फैक्ट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। कोशिश करूँगा आपको पूरा समझाने की, और लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट भी है वो भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए, जब मुग़ल वंश का पतन हो जाता है, आपने देखा कि कुछ नए स्वायत्त राज्य भी बनते हैं। उसके बाद स्थितियां ऐसी बनती हैं कि अंग्रेज़ों जो भी यूरोपीय हैं कई उसमें आते हैं। तो पुर्तगाल आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, डेनिस आते हैं और फ्रांसीसी आते हैं। तो इनके आने का एक तो क्रम ही याद रखिए। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाल, तो पी याद रखिए। देखिए, एक होता है पीडीएफ फाइल होती है ना, तो पीडीएफ को आप पीडीईडीएफ कर दीजिए, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो पी से हो गया पुर्तगाल, डी से हो गया डच, ई से हो गया इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़, और डी से हो गया डेनिस, और एफ से हो गया फ्रांसीसी। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि इसी क्रम में वो आते हैं। तो इनके आने का क्रम आपसे पूछा जाता है। शुरुआत कैसे होती है? 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया। तो कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हो गया तो जो पूर्व पश्चिम के बीच पुराना व्यापारिक मार्ग था तुर्कों के नियंत्रण में आ गया। तो मार्ग पर अंकुश लग गया। चूँकि उनको मसाले द्वीप यानी कि मसालों की ज़रूरत थी, तो वो लोग नए मार्गों की तलाश करने लगे, यूरोपीय लोग। तो ऐसे में आप देखेंगे थोड़ी सी स्थितियाँ और भी अनुकूल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था। जहाज़ निर्माण, समुद्री यातायात वगैरह भी विकसित था, और सबसे प्रमुख बात ये थी कि कुतुबनुमा जो था दिशा सूचक यंत्र, उसका भी आविष्कार हो गया था। तो नए समुद्री मार्गों की खोज वगैरह करना पुर्तगाल स्पेन ने सबसे पहले शुरू किया, तो वहाँ की सरकारों ने भी इसमें सहायता प्रदान करी। तो अगर सबसे पहले साहसिक कार्यों में देखें तो स्पेन का नाविक जो कोलंबस है वो 1492 में भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो भटक करके चला गया अमेरिका, तो वो अमेरिका की खोज कर देता है। फिर देखेंगे अगले जो हैं पुर्तगाल के नाविक हैं 1498 में वास्को डी गामा। तो ये एक नया समुद्री मार्ग खोजते हैं, तो अफ्रीका से क्रॉस करते हुए जब ये आते हैं तो जो अफ्रीका का नीचे का जो साउथ पार्ट है वो आप देखेंगे यहाँ पर केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा करके ये आते हैं। कब आते हैं? 1498 में। लेकिन जो केप ऑफ गुड होप की अगर आपसे कोई खोज की बात करे तो इसकी 1488 में ही खोज करते हैं बार्थोलोम्यू डियाज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको कहा जाता है उत्तमासा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप। तो ये अफ्रीका है, जिसको मैंने एक छोटा सा मैप आपके सामने यहाँ पर बना दिया है। ये आपका यूरोप वाला हिस्सा है, ठीक। तो ये इनका जो रास्ता था, यहाँ से आकर ये इंडिया में आते हैं। तो पुर्तगालियों का आगमन कैसे है इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख बातें इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक आता है, और वो अब गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। तो वहाँ शासक होते हैं जमूरिन, जो उनका स्वागत करते हैं और इनको व्यापारिक अधिकार प्रदान करते हैं कालीकट के राजा से। लेकिन होता क्या है कि जो अरब व्यापारी थे इसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक वो यहाँ पर उनका व्यापार पर एकाधिकार था, अब यहाँ पर दूसरे लोग आ रहे थे। लेकिन जब ये वास्को डी गामा वापस जाता है तो जो मसाले लेकर के जाता है यूरोप में 60 गुना अधिक दामों पर बेचता है, तो बहुत लाभ होता है। और होता क्या है कि जो भी ये सुनता है यूरोपी, वो भारत आना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। तो पूर्व के साथ व्यापार के लिए एक इस्तादो इंडिया नामक कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। तो पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में ही पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया था। लेकिन होता क्या है कि 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में दो जहाजी बेड़ा जो है भारत आते हैं। तो कौन आता है? कैब्राल। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। फिर आप देखेंगे तो वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आया था। तो इस प्रकार बाद में पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन आना शुरू हो जाता है। जो पहली फैक्ट्री स्थापित होती कालीकट में ये स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जमोरिन ने बाद में इसको बंद करवा दिया। तो आप देखेंगे कि जो अपनी पहली कोठी है, इन्होंने कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी बनाई पहली, और इसके बाद 1505 में कन्नूर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। पुर्तगाली वायसरायों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनका कार्यकाल है 1505 से 1509। तो चूँकि पहले वायसराय बनकर के आए थे, ये चाहते थे कि यहाँ हमारा साम्राज्य जो है मजबूत रहे, तो ज़्यादा युद्ध होगा तो हमको भगा दिया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने शांत जल की नीति अपनाई, जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये अपनाते हैं। 1508 में एक युद्ध भी होता है, चौल के युद्ध में। तो गुजरात के शासक से इनका युद्ध हुआ, लेकिन ये परास्त हो गए। लेकिन 1509 में ही इनको बड़ी सफलता मिलती है। महमूद बेगड़ा, मिस्र तुर्की के शासक का जो समुद्री बेड़ा था उसको उन्होंने पराजित किया।
इसके बाद अगले जो आएंगे इनके वायसराय वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो कभी कभी अल्बुकर्क का ही अकेले नाम रहता है, कभी अल्फांसो डी अल्बुकर्क पूरा रहता है। तो दूसरे वायसराय बन करके आते हैं और ये सोचते हैं कि अगर केवल शांति की नीति के तहत रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ब्लू वाटर पॉलिसी को ये बंद कर देते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट करते क्या है कि 1510 का जो समय होता है इसमें ये बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेते हैं। तो गोवा छीन लिया गया, अभी राजधानी नहीं बनी, ये ध्यान रखिएगा कि अल्बुकर्क के समय गोवा जो है यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के शासक जो थे उनसे छीन लिया जाता है। तो पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, उनके यहाँ क्षेत्र मिल जाता है। तो इसीलिए भारत में अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। इसके बाद आप देखेंगे तो जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे उन्होंने भी पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दे दी। अल्बुकर्क ऐसा वायसराय था जिसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसके बाद आएंगे अगले जो वायसराय हैं नीनो डी कुन्हा, और भी आते हैं लेकिन उसमें महत्वपूर्ण है नीनो डी कुन्हा। तो इनका कार्यकाल है 1529 से 1538। तो इन्होंने क्या किया कि जो कोचीन की जगह गोवा है उसको उसकी राजधानी बनाया। और एक सबसे महत्वपूर्ण इनका ये था कि गुजरात के शासक बहादुर शाह से इनकी मुलाकात होती है जहाज़ पर, वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं और बसीन और दीव 1534 और 1535 में दीव पर ये अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। धीरे धीरे पुर्तगालियों का वर्चस्व इतना बढ़ जाता है कि हिंद महासागर में इनका एकाधिकार हो जाता है। जो भी व्यापार होता है इनके बिना अनुमति के नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने कार्टेज पद्धति लागू की थी। ये कार्टेज क्या था? एक लाइसेंस होता था कि अगर कोई भी देश या व्यक्ति अगर अपने जहाज़ को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता है तो उसको कार्टेज लेना यानी कि लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा, और लाइसेंस लेंगे तो कुछ शुल्क भी देंगे तो निर्धारित शुल्क भी देना होता था। सॉरी, यहाँ उल्लेखनीय है कि अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार किया था, तो उन्होंने भी इसका विरोध नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्रभाव हिंद महासागर में कितना बढ़ गया था। तो आप देखेंगे कि पुर्तगाली जो थे, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, पुर्तगाली जो थे वो फारस की खाड़ी, हारमुज और हिंद महासागर में अपनी चौकियाँ स्थापित करते हैं। अगर देखें तो भारत का जापान के साथ जो व्यापार है उसका श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। तो भारत में क्या चीज़ें आई पुर्तगालियों के साथ, ये भी पूछा जाता है। तो भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर, जहाज़ निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह पुर्तगालियों की देन है। और अगर स्थापत्य कला में देखें तो जो गोथिक आर्किटेक्चर है, गोथिक कला, उसका विकास पुर्तगालियों की देन है। हालांकि पुर्तगालियों का जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी, भारतीयों के साथ लूटपाट थी, महिलाओं संग वैवाहिक नीति थी, तो इसका मराठा मुगलों द्वारा विरोध किया गया और इसलिए इनका धीरे धीरे बाद में पतन भी होता है। 1632 में देखेंगे तो शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट 1661 में आता है जब राजकुमारी कैथरीन जो होती है पुर्तगाल की, उनका विवाह होता है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से, यानी कि पुर्तगाल और ब्रिटेन में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। तो कैथरीन कहाँ की थी? पुर्तगाल की। तो इन लोगों ने, इनके अंडर में था बम्बई, तो इन्होंने क्या किया, भारत का जो बम्बई क्षेत्र था उसको दहेज में दे दिया ब्रिटेन को, चार्ल्स को। और चार्ल्स उसका करते क्या, तो उन्होंने क्या किया, बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कुछ किराए पे। तो वो किराया रखा 10 पाउंड वार्षिक। तो अब वो किसके पास आ गया बम्बई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप देखेंगे जब उनको मिलता है तो इसके बाद ही वो क्या करते हैं, उसको अपना मुख्यालय बनाते हैं और वही उनके लिए प्रमुख स्थल बन जाता है, मुख्यालय। तो बाद में पुर्तगालियों का धीरे धीरे जो है, आप तो देखते हैं काफ़ी समय तक उनका यहाँ पर विस्तार रहता है। जो सबसे पहले आते हैं भारत में सबसे बाद में जाते हैं, लेकिन इनका जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो यहीं तक आता है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखें डचों का आगमन जो है वो कब होता है, तो पुर्तगालियों के बाद डच आए थे और डच जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड जो कि वर्तमान में नीदरलैंड है। 1596 में कार्नेलियस डी हाउटमैन ने भी वही रास्ता अपनाया केप ऑफ गुड होप होते हुए। तो सुमात्रा बांटेन पहुँचे, ये प्रथम डच नागरिक थे, ये आए। और आप देखेंगे तो पहले इन्होंने अपना व्यापार जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ किया। तो इसमें कंपनी की स्थापना देखेंगे तो 1602 में एक डच कंपनी थी VOC, वेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी, वहाँ की भाषा में थी। तो VOC कंपनी की स्थापना होती है। बाद में कई डच कंपनियाँ मिलकर के यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक बड़ी व्यापारिक कंपनी बनाते हैं। तो पहले तो इंडोनेशिया में केंद्रित थे, लेकिन जब भारत में आते हैं तो सूती वस्त्र के व्यापार को ये शामिल करते हैं। आप देखेंगे कि भारत में जो सूती वस्त्र का निर्यात है, व्यापार है, उसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जो है, प्रचलित करने का श्रेय डचों को ही दिया जाता है। तो भारत, इसके बाद देखेंगे इनकी पहली फैक्ट्री वगैरह कहाँ पर हुई, तो 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम इन्होंने स्थापित की। ये अपने सिक्के भी डालते थे और उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया निगापट्टनम या नागपट्टनम जिसको कहते हैं, उसको बनाया। जकार्ता में इन्होंने एक बैटविया नामक नगर की स्थापना करी 1619 में। 41 में मलक्का, 58 में श्रीलंका जीत लिया, तो काफ़ी इनका भी विस्तार होता है।
तो इनके कई मुख्यालय बनते हैं, जैसे महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां हैं पुलीकट, सूरत, करिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर पटना, बालासुर, नागपट्टनम, कोचीन। तो चिंसुरा वगैरह पूछा गया है कि कौन सी इनकी व्यापारिक कोठियाँ थीं। देखेंगे तो ज़्यादातर जो इनकी फैक्ट्रियाँ थीं वो पूर्वी तट पर थीं, क्योंकि इंडोनेशिया से भी जुड़े थे तो इनको थोड़ा आसानी होती थी बंगाल की खाड़ी से आने जाने में, तो आराम रहता था। अगर निर्यात देखें भारत से क्या होता था, तो भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र वगैरह निर्यात किया जाता था। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भारत से वस्त्र निर्यात है, सूती वस्त्रों का निर्यात, तो उसका जो फेमस बनाने का जो श्रेय है वो डचों को ही जाता है। आप देखेंगे इनकी भी व्यापारिक व्यवस्था जो है वो कार्टेल पर आधारित थी और उन्होंने अपने जो साझेदार थे उनको काफ़ी लाभांश दिया था। और आप देखेंगे कि डचों का भारत में अंतिम रूप से जो पतन होता है, तो एक प्रमुख युद्ध है वेदरा का युद्ध। ये होता है 1759 में, तो अंग्रेजों और डचों के बीच में होता है और इसके बाद डचों का भारत में साम्राज्य लगभग खत्म हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे आगमन होता है, तो पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो एक कंपनी होती है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ कंपनी, तो इसको शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। अगर डेट की बात करें तो 1600 का अंतिम दिवस, यानी कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी किया। तो उन्होंने 15 वर्ष के लिए जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। तो ये केवल 15 वर्ष के लिए था, लेकिन आप देखेंगे कि 1609 में जब ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम आते हैं तो उन्होंने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। फिर 1608 में देखेंगे तो सूरत में फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया जाता है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं, वहाँ पे इंग्लिश खान की उपाधि धारण करते हैं। इजाज़त मिल जाती है, लेकिन इसका विरोध होता है तो बाद में कैंसिल हो जाता है। फिर 1611 में ये अपनी जो फैक्ट्री है, अस्थायी कारखाना, वो जो अंग्रेज़ कैप्टन मिडल्टन था पहुंचा, व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। तो 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने में इनको सफलता मिली। और इनके अंग्रेज़ कैप्टन थे बेस्ट, तो उन्होंने सूरत के समीप स्वाली के में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित किया और व्यापारिक उनका एकाधिकार जो था पुर्तगालियों का, उसको भंग कर दिया। तो अब देखेंगे कि यहाँ से अंग्रेज़ थोड़े हावी होने लगेंगे। इसके बाद 1615 में एक दूसरा आता है दूत, जिसका नाम था सर टॉमस रो। ये भी जहांगीर के दरबार में आया था, तो जेम्स प्रथम का ही दूत था ये 1615 में। और जब ये आता है तो इसने संधि के एक व्यापारिक संधि करने के प्रयास किया। तो होता क्या है, कुछ संधि के तहत मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार जो है वो इनको मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि 1623 तक सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, भड़ौच, इनकी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित हो जाती हैं। तो अगर दक्षिण भारत में पहली व्यापारिक कोठी की बात करें तो 1611 में मसूरीपट्टनम। इसीलिए आप देखेंगे जो सूरत में स्थापित करते हैं 1608 में प्रयास तो करते हैं, लेकिन वहाँ 13 में स्थापित होती है। तो पहली इनकी मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित व्यापारिक कोठी होती है। उसके बाद 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। अगर पूर्वी भारत में देखें तो अंग्रेज़ों का जो पहला कारखाना था वो उड़ीसा के बालासोर में था और वो था 1633 में। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 1651 में हुगली नगर में व्यापार करने की इनको अनुमति मिल गई। उसके बाद बंगाल, बिहार, पटना, ढाका में भी कारखाने खोले गए। इसके बाद एक आते हैं फ्रांसिस डे। तो 1639 में चंद्रगिरी के राजा जो थे उनसे मद्रास को पट्टे पर ले लिया और बाद में वहाँ पर एक किलेबंद कोठी बनाई। इस किलेबंद कोठी का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो कहाँ थी ये? मद्रास में फ्रांसिस डे ने बनाई। तो इसीलिए वहाँ का जो आप देखेंगे तो इसका नाम अक्सर कर पूछा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज वगैरह कहाँ पर है, तो ये ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। 1632 में इनको एक सुनहरा फरमान मिलता है। जारी कौन करता है? तो गोलकुंडा के सुल्तान जारी करते हैं। इससे गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की इनको परमिशन मिल जाती है। 1668 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार से बम्बई को प्राप्त कर लिया और बाद में उसको मुख्यालय बनाया। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा। तो क्या होता है, मुगल सेनाओं से इनका संघर्ष होता है। बाद में क्षमा याचना वगैरह मांगते हैं तो इनको 1.5 लाख मुआवजा देते हैं, तो फिर से इनको व्यापारिक अधिकार मिल जाते हैं। तो ये हम लोगों ने मुगल काल में पढ़ा भी था। आप देखेंगे तो 1651 में एक शाही फरमान था। तो इसके जरिए क्या होता है कि एक मुश्त वार्षिक कर अगर ये दे देते तो बंगाल की सीमा में शुल्क से इनको छूट दे दी गई। 1698 में एक घटनाक्रम आता है कि अजीमुद्दीन जो होते हैं वो अंग्रेज़ों को सूतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर 3 गांवों की जमींदारी प्रदान करते हैं। तो आप देखेंगे जॉब चारनाक जो है इसी पर कलकत्ता की नींव रखता है और यहीं पर एक नई किलेबंद बस्ती का निर्माण करता है जिसका नाम होता है फोर्ट विलियम। और यहीं पर इसका सुचारू प्रशासन चल सके इसके लिए प्रेसिडेंट काउंसिल की व्यवस्था की गई। तो जो पहला प्रेसिडेंट नियुक्त होता है उसका नाम था चार्ल्स आयर। तो आप देखेंगे तो 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता को घोषित किया जाता है और यही कलकत्ता जो है 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी रही। बाद में शाही फरमान के जरिए इसको दिल्ली
ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे 1717 में एक महत्वपूर्ण एक मिलता है शाही फरमान, वो सम्राट फर्रुखसियर जारी करते हैं, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहा जा सकता है, कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो ये फर्रुखसियर जारी क्या करते हैं, होता क्या है कि फर्रुखसियर बहुत दिनों से बीमार होते हैं, तो एक ब्रिटिश डॉक्टर आते हैं विलियम हैमिल्टन, उनका इलाज कर देते हैं। अब सम्राट को कोई अगर सही कर देगा तो वो खुश होंगे, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। तो क्या था वो फरमान, एक निश्चित वार्षिक कर 3000 रुपये चुका करके निःशुल्क व्यापार कर सकते थे। बम्बई की कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के जो थे वो संपूर्ण मुगल राज में चलाने की आज्ञा मिल गई, और उनको वही कर देने पड़ते थे जो भारतीयों को भी देने होते थे। अब क्या बात थी, तो आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे ओम्स, उन्होंने इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। तो इसके बाद आप देखेंगे इनका विस्तार लगातार बढ़ता ही जाता है, और इनका विस्तार तो अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे ही। अभी इसके बाद देख लेते हैं डेनिसों का आगमन, उनका कब होता है। अंग्रेज़ों के बाद 10 जो हैं वो डेनिस जो हैं 1616 में भारत आए। आप देखेंगे कि 1620 में ट्रैंकोबार और 1676 में सेरमपुर बंगाल में इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की, लेकिन ध्यान रहे कि ये असफल रहे अपना यहाँ साम्राज्य स्थापित करने में। 1745 में ही अपना सब कुछ बेच करके अंग्रेज़ों को चले जाते हैं। कुछ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबद्ध व्यक्ति हैं, उनको यहाँ इनबॉक्स किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, थोड़ा इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे फ्रांसीसियों से संबंधित। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा। अगर द्वितीय पुर्तगाली देखें तो कैब्राल, और जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रथम अंग्रेज दूत कौन था जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की, तो कैप्टन हॉकिंस। बम्बई का संस्थापक कौन था, गेराल्ड ऑनगियर। कलकत्ता का संस्थापक चाप चारनाक। फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया कौन था, तो जॉन सरमन था। कहीं सुरमन रहता है, कहीं सरमन। फिर भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई, किसके द्वारा, फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा। तो एक इन्फो बॉक्स यहाँ पर शेयर किया गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। पढ़ते हैं हम लोग फ्रांसीसियों का आगमन, सबसे बाद में ये आते हैं। तो 1664 में जो सम्राट होते हैं लुई 14वें, तो ये ध्यान रखिएगा, ये लुई 14वें हैं। ये अक्सर कर पूछा जाता है कि लुई 14वें हैं कि 16वें हैं, कौन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसको आप किसी भी तरीके से, चाहे आप ऐसे याद रखें 14 करके, चाहे आप लुई 14वां करके, इसको जरूर याद रखें क्योंकि ये पूछा जाता है। तो लुई 14वें के काल में इनके मंत्री होते हैं कोलबर्ट, तो उनका प्रयास होता है, एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। आप देखेंगे कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा ये नियंत्रित कंपनी थी, इसीलिए इसको सरकारी व्यापारी कंपनी कहा जाता था, और जितना कुछ इसका निर्णय होता था वो सरकार पर ही निर्भर रहता था। आर्थिक सहायता, संरक्षण, सब कुछ कंपनी की सरकार था, और यही मेन वजह भी थी कि ये अपना बहुत विस्तार आगे नहीं कर पाए। इनके निर्णय जो है वो प्रभावित हो जाते थे फ्रांसीसियों से। तो 1668 में फ्रैंकोइस कैरो ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। गोलकुंडा रियासत से इन्होंने भी अधिकार प्राप्त किया, और 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारी कोठी स्थापित की। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फ्रैंको मार्टिन थे, तो वलीकुंडापुरम के सूबेदार थे शेर खां लोदी, उनसे कुछ गांव प्राप्त किया, और 1673 में पांडिचेरी की कोई स्थापना की, और यहाँ पर एक किला बनाया जिसका नाम था फोर्ट लुई। तो ये पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे तो 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दे दी, जहाँ चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी की स्थापना हुई, और ये जो किला था इसका नाम था फोर्ट ओरिलियंस। फ्रांसीसियों ने जो अपने अधिकार किए तो 1721 में मॉरिशस पर, 1725 में मालाबार में स्थित माहे पर, और 1739 में कराईकल पर इन्होंने अधिकार कर लिया। फिर काफ़ी इनकी महत्वाकांक्षाएं भी जागृत हुई। एक फ्रांसीसी गवर्नर आते हैं डुप्ले, उन्होंने क्या किया कि भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप की नीति चलाई। बाद में उनका परिणाम भी भुगतना पड़ा। फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार जरूर हुआ उनके समय में, लेकिन अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में काफ़ी द्वंद्व हुआ। 3 युद्ध हुए जिन्हें कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, इस बुक में भी अगले चैप्टर में डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पर देखेंगे। और इन सबको आप हमारा जो लेक्चर अवेलेबल है, जिसको मैंने क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है वाइट बोर्ड पर, तो जब आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहाँ देखिएगा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको मैंने खुद पढ़ाया हुआ, उसमें आप देखेंगे तो सारे जितने ये चैप्टर्स हैं वो पढ़ाए गए हैं, आपको डिटेल में वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है, और इसके बाद देखेंगे तो अंग्रेज़ों का ही शासन आता है। एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर 19 क्वेश्चन का, वो भी हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ सुमेल करने के लिए संस्थापकों का। तो फ्रांसिस डे
एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। मद्रास का संस्थापक था, जॉर्ज चार्ना कलकत्ता का और गेराल्ड आनगियत मुंबई का संस्थापक था। तो आपका पहला विकल्प 1, 2, 3 सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर दिया है कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई। तो आपने अभी ये देखा है कि लुई 14वें के शासनकाल में हुई, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फिर से मैच द फॉलोइंग का आ गया। तो इसमें कूट की सहायता से आपको उत्तर चुनना है और बताना है कि कहाँ पर किसकी व्यापारिक कोठियाँ हैं। तो आप देखेंगे इसमें पांडिचेरी का जो है वो पांडिचेरी फ्रेंच की है, और गोवा जो है तो गोवा में कौन थे, तो गोवा में थे पुर्तगीज़, ट्रैंकोबार में थे डेनिस, और मद्रास था डच का। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 जिस विकल्प में हो, ए बी तो नहीं है। देख लेते हैं अगला 2, 3, 4, 1 3 का, अच्छा हाँ 2, 3, 4, 1 सॉरी 2, 3, 4, 1 मैं गलत पढ़ रहा था। 2, 3, 4, 1 तो आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ए। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो जब उसने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया तो देखिए वो जहांगीर के दरबार में आए थे और उन्हीं से अनुमति मांगी थी, तो जहांगीर होगा। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो देखेंगे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए। तो ये दिया गया 6A लॉर्ड क्लाइव के समय में। ये मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। तो थॉमस बेस्ट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। यहाँ सुमेलित करना है समुद्री यात्री और देश कौन कहाँ से संबंधित था, तो वो इसको देख लेते हैं। वास्को डिगामा कहाँ से था, तो वास्को डिगामा था पुर्तगाल से, और कोलंबस स्पेन से, और जो कैप्टन कुक थे वो ग्रेट ब्रिटेन से थे, और तस्मान जो थे वो हॉलैंड से। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, तो 2, 1, 4, 3 जो है आपका हो जाएगा बी में। तो आपका जो विकल्प होगा वो बी सही हो जाएगा। यहाँ मैच द फॉलोइंग में ही आपने देख लिया है, तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। तो डचों ने स्थापित किया था, इसमें कई दिए हुए हैं, जिसमें चिंसुरा में इन्होंने स्थापित किया था। इसके बाद कर्नाटक का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया। तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। बाद में इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो बताइए सबसे पहले कौन आए थे। तो पुर्तगाली आए थे, तो ये उसका हो जाएगा 11 का डी, पुर्तगाली। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड है, इसको समझने वाली चीज़ है, इसको समझते हैं। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर राजस्व भूमि राजस्व का मूल्यांकन पहला है। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो 3 ये फैक्ट हैं, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अंग्रेजों को भारत की देन थी। तो एक एक समझते हैं। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन देखेंगे तो शेरशाह अकबर के समय में भी था, तो ये अंग्रेजों की देन तो नहीं मानी जा सकती। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग भी मुगल काल में होता था, और अगर तंबाकू और लाल मिर्च की खेती देखें तो ये पुर्तगालियों की देन है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से अंग्रेजों की कोई देन नहीं थी, तो इसमें जो आपका विकल्प सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो ये नन ऑफ द अबव डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है पूछा है इनमें से कौन सा एक कथन सत्य है, सही पूछा है। तो इसमें देख लेते हैं, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो डच स्वतंत्रता तक कोई उपनिवेश नहीं था डच का, तो ये आपका पहले ही गलत मिल गया। तो पूछा है आपसे सत्य, तो सत्य इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, हाँ इसमें सत्य पूछा गया है तो पहला ही आपका गलत हो जाता है। दूसरा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो ये जो आपका है स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा, क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। तो सत्य मिल तो गया, लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, नहीं तो उन्होंने तो पहले ही पुर्तगालियों ने उस पर अधिकार किया था। और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, तो ऐसा भी नहीं है, ब्रिटिश का भी वो उपनिवेश का भाग रहा है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी मेंस का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो पांडिचेरी को लेकर के ही क्वेश्चन है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आप देखेंगे कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो
यहाँ पर क्या दिया है, पुर्तगाली, तो ये सही हो जाएगा, पहला विकल्प आपका ये सही है। सत्य ही पूछा है तो देख लेते हैं और बाकी 2-3 को भी। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, नहीं, जो दूसरी यूरोपीय शक्ति थे वो डेनिश और डच थे। इसके बाद जो फ्रांसीसी आते हैं वो 1674 में फ्रांसीसियों ने अपनी यहाँ पर बस्ती स्थापित की थी, 1673-74 में। उसके बाद आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो 1761 के आसपास अंग्रेज़ों ने भी पांडिचेरी पर कब्जा किया था, क्योंकि जब देखेंगे 1763 में पेरिस की संधि होती है तो उसके तहत फ्रांस को इसको उन्होंने सौंप दिया था। तो इसलिए आपके जो दोनों विकल्प हैं ये गलत हो जाएंगे, जो पहला विकल्प ये सही हो जाएगा, तो केवल एक सही है, 14 का जो ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका 15वां। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो देखिए, आप तो ये जानते हैं कि पहली बार वो अकबर के नाम से ही संदेश लेके आता है, तो यहाँ पर आपका देखेंगे शासक कौन थे, अकबर। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत पूछा है। तो देखिए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, नहीं, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। इसको मैंने आपको जब पढ़ाया तो उसमें देखिए, अल्बुकुर्क जब आते हैं तो वो 1510 में जो वहाँ के शासक थे आदिल शाह, उनसे गोवा पर कब्जा करते हैं। तो अनीनो डी कुन्हा के काल में बाद में ये वहाँ की राजधानी बनता है। तो ये आपका स्टेटमेंट पहले ही गलत हो जाएगा, और पूछा है सत्य नहीं है, तो आपको आंसर तो मिल गया, लेकिन कौन से सत्य हैं तीनों वो भी देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल 1611 में लगाया था, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, हाँ, तो बालासोर में लगाया था, ये भी सही है। उसके बाद डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 से मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तो ये भी सही है। तो तीनों आपका स्टेटमेंट रिवाइज भी हो गया और ये आपका सही है, पहला ही आपको उत्तर मिल गया था गलत का, तो ये इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? तो सूरत में स्थापित किया, तो ये आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। अब यहाँ क्रम लगाना है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इनके आने का क्रम है, आप इसी से याद रखिए, PD, EDF, तो आपका गलत नहीं होगा। तो पी से कौन होगा? पहले पुर्तगाली होगा, यानी कि 4 पहले हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा? डच होगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ई है तो अंग्रेज हैं, यानी कि 1 हो जाएगा, और फ्रांसीसी है तो 3, 4 2 3 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 18 का बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो लगभग इसमें जितने दिए हैं, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो इसका विकल्प जो हो जाएगा वो 19 का डी हो जाएगा। तो इसमें सारे आपके विकल्प सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है उसको देखा। अगला चैप्टर हम लोग लेके आएंगे अंग्रेज़ों की भारत विजय, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि 2 लेक्चर में कंप्लीट करूँ, क्योंकि एक बड़ा पार्ट है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं मैंने उनको वो सारे हाईलाइट किए हैं और कोशिश की है कि आपका कम समय में पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अंग्रेज़ों की भारत विजय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।